नमस्कार दोस्तों, शिक्षा निकेतन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशय गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर को शुरू करने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों पढ़ना है। आखिर क्या जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बनाने की और इसके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने की। इमेजिन करिए कि हमारे पास तीन नंबर्स हैं x, a और b, और ये तीनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, x, a और b तीनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें कि नंबर a जो है वो नंबर b से ग्रेटर है। तो क्या कभी भी x प्लस a की वैल्यू b के बराबर आ सकती है? ध्यान रखना है, x, a और b सिर्फ नेचुरल नंबर से यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो अब देखिए, एक बड़े पॉजिटिव नंबर में किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कोई छोटा नंबर नहीं आ सकता। यानी ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है जब x, a और b ये तीनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करें। तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया एक नया तरह का सेट जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स, है ना। यानी अब ये जो सिचुएशन है x प्लस a इज इक्वल्स टू b, ये इंटीजर्स वाले में पॉसिबल है लेकिन नेचुरल नंबर वाले में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर x प्लस a इज इक्वल्स टू b है तो x की वैल्यू डेफिनेटली कुछ नेगेटिव आएगी, कोई नेगेटिव नेचुरल नंबर होगी, तो जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। यानी इस सिचुएशन को व्हेन a इज ग्रेटर देन b, x प्लस a इज इक्वल्स टू b इज नॉट सॉल्वेबल, है ना। For a is greater than b, x plus a is equals to b is not solvable in the set of natural numbers, so the set of integers was introduced, है ना। यानी जो सिचुएशन नेचुरल नंबर में सॉल्व नहीं हो सकती उसे सॉल्व करने के लिए इंटीजर्स का यूज किया जाता है। फिर कुछ ऐसे कंडीशन हैं जो इंटीजर्स में भी नहीं सॉल्व हो सकती। एग्जांपल के लिए अगर हम लें कि x इंटू a इज इक्वल्स टू b, तो अब x की वैल्यू कितना है, b अपॉन a। अब क्या आप बताइए, b अपॉन a हमेशा इंटीजर ही होगा? ऐसा कोई कंपलसरी है क्या? नहीं ना। अगर b मान लीजिए 5 है, a मान लीजिए 4 है, तो x की वैल्यू तो 5/4 हो गई। अब देखिए 5/4 इज नॉट एन इंटीजर, so to solve such situations which are not solvable in the set of integers, set of rational numbers was introduced, है ना। For x into a is equals to b, it is not solvable in the set of integers, so set of rational numbers was introduced। यानी जो सिचुएशन नेचुरल नंबर में नहीं सॉल्व हो सकी उसे सॉल्व करने के लिए इंटीजर्स का यूज किया गया। फिर जो कंडीशन इंटीजर्स में नहीं सॉल्व हो सकी, जो इक्वेशंस को इंटीजर के सेट में नहीं सॉल्व किया जा सकता, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रैशनल नंबर्स का यूज किया गया। फिर कुछ ऐसे कंडीशंस आए जो रैशनल नंबर्स में भी नहीं सॉल्व हो पा रहे थे। एग्जांपल के लिए कि अगर x स्क्वायर की वैल्यू है मान के चलिए 2, तो x कितना हो जाएगा, √2। अब क्या √2 रैशनल है? ये तो रैशनल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को जो रैशनल नंबर्स में सॉल्व नहीं हो सकते, ऐसे इक्वेशंस को जिनको हम रैशनल नंबर के सेट में नहीं सॉल्व कर सकते, उनके लिए बनाया गया रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, ये हमने क्लास 10 तक में अच्छे से पढ़ रखा है। इसके बाद भी कुछ ऐसे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स नहीं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनको रियल नंबर्स में भी नहीं सॉल्व किया जा सकता। तो वैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां पर एक चीज देखें, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब आप बताइए कि इसको सॉल्व करने पर x का जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, क्या ये वैल्यू रियल नंबर के सेट में रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी, क्योंकि आप इमेजिन करके यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे कंक्लूड कर सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। यानी यहां समझ में आ रहा है कोई एक नंबर x है जिसका स्क्वायर करने के बाद आंसर नेगेटिव है। अब बताइए पॉसिबल है? कोई भी नंबर के स्क्वायर को करेंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है, लेकिन यहां इस वाले कंडीशन में देखिए एक नंबर x है, उसका स्क्वायर करने पर आंसर आ रहा है -4, तो ये तो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, यानी ये रियल नंबर्स में बिलोंग नहीं करेगा। यानी x का जो आंसर आएगा √−4 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसे नंबर्स को जो रियल नंबर में भी नहीं आते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर
इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं, सच्चाई में नंबर्स हो ही नहीं सकते, तो उन्हें सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया किन्होंने था, तो यूलर वो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था एक अल्फाबेट आई के हेल्प से। और आई को हम कहते हैं आयोटा, आई को कहते हैं आयोटा, और आई की जो वैल्यू होती है वो होती है √(-1), है ना। इसे हम आयोटा कहते हैं जिसकी वैल्यू होती है √(-1). ठीक है, और द नंबर आई इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस वाला इक्वेशन x² + 4 = 0 में x² कितना हो जा रहा है -4, यानी x का वैल्यू हो गया √(-4). अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, √(-1) × 2 × 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × √(-1), और इस √(-1) को ही तो हम आयोटा कहते हैं, आई कहते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2i। ये हुआ एक एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी तरीके से √(-9) को हम क्या लिख सकते हैं 3i, √(-16) को क्या लिख सकते हैं 4i। तो ये सभी के सभी क्या हो जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि हर नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, उम्मीद है बेसिक सा चीज समझ में आ रहा होगा। यानी हर वो नंबर जो नेगेटिव है उसके स्क्वायर रूट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। एग्जाम्पल √(-2) ये इमेजिनरी है, √(-3), √(-4), √(-100), ये सभी के सभी नंबर्स कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, सिर्फ यहां पे ये ही नहीं रहेंगे, नेगेटिव में कुछ भी रहे, अगर फ्रैक्शन भी रहे तो भी ये इमेजिनरी नंबर ही कहलाता है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, a + ib। ठीक है, इसका मतलब को हम समझते हैं, इसका मतलब को हम ध्यान से समझेंगे। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a + ib, है ना। इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है a जिसे हम कहते हैं रियल पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है ib जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो z = a + ib, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम देखेंगे, आगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इफ a की वैल्यू 0 हो गई तो आप बताइए z कितना होगा। अगर a 0 हो गया तो z का वैल्यू हो जाएगा ib, यानी इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह गया। तो इफ a = 0 द नंबर इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। लेकिन अगर b की वैल्यू 0 हो गई, इफ b = 0, तब यहां पर आप समझिए कि z = a + ib है ना, इस वाले में b की वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ z = क्या हो जाएगा a। तो हम इस नंबर को कैसा कहेंगे, प्योरली रियल। ठीक है, प्योरली रियल। तो हमें इस फॉर्म को समझना अच्छे से, z = a + ib इज द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और अच्छे से इसको डिटेल में आगे कुछ चीजों को देखते हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास एक नंबर है 2 + 3i, तो ऐसे करके ये जो नंबर लिखा हुआ है 2 + 3i, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि देखिए ये a + ib के फॉर्मेट में है। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं कुछ चीजों को। मैंने जस्ट अभी बताया कि i की जो वैल्यू होती है, i इसकी वैल्यू होती है √(-1), है ना। अब हम अगर i के डिफरेंट पावर्स को देखें तो आप बताइए, तो i² कितना हो जाएगा। यहां पर देख करके ये स्क्वायर रूट है, तो अगर स्क्वायर रूट के ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे तो i² का वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगा, -1, है ना। क्योंकि देखिए यहां पे ये स्क्वायर रूट है, फिर इसके ऊपर में स्क्वायर लगाया जा रहा है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर के हो जाएगा -1, यानी i का वैल्यू हो गया √(-1), i² का वैल्यू हो गया -1। इसी तरीके से जब हम i³ करेंगे
तो आई क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगी आप समझिए, आई क्यूब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू जस्ट अभी हमने कितना देखा -1, यानी -1 इंटू आई मतलब कि माइनस आई, है ना। यहां पर ये हो गया आई क्यूब का वैल्यू, और आई टू द पावर 4 इसका मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू -1 दैट इज 1, है ना। यानी आई टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 1। तो हमें इन चीजों को ध्यान से समझना होगा। आई इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आई क्यूब इज -i एंड आई टू द पावर 4 इज 1। फिर आई टू द पावर 5 अगर हम करें, यहां पर आई टू द पावर 5 करें तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा i इंटू आई टू द पावर 4, है ना। अब i टू द पावर 4 का तो वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 बैठा देंगे तो i इंटू 1 हो जाएगा i। इसी तरीके से i टू द पावर 6 का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा i टू द पावर 2 इंटू आई टू द पावर 4। अब हर बार हमें क्या करना, i टू द पावर 4 की जगह पे 1 बैठा देना है, तो जस्ट क्या बन जाएगा i फिर -1। इसी तरीके से i टू द पावर 7 का वैल्यू -i टू द पावर 4 का वैल्यू i टू द पावर 8 का वैल्यू 1। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके से साइकिल रिपीट हो रहा है, जस्ट साइकिल रिपीट हो रहा है 4 के डिफरेंसेस में, है ना। देखिए i टू द पावर 4 का भी 1 है, i टू द पावर 8 का भी 1 है। इसी तरीके से i टू द पावर जब 12 निकालेंगे तो उसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो इस तरीके से 4 के डिफरेंस में साइकिल रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप समझिए i टू द पावर 4 का कोई भी मल्टीपल अगर रहा तो इसका 1 आएगा, उसमें 1 ज्यादा रहा तो i आएगा, उसमें 2 ज्यादा रहा तो -1, और उसमें 3 ज्यादा रहा तो -i, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आगे आते हैं। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल कब कहेंगे। मान के चलिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसकी वैल्यू है A1 प्लस IB1, और हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसकी वैल्यू है A2 प्लस IB2। अब अगर A1 इज इक्वल्स टू A2 रहे एंड B1 इज इक्वल्स टू B2 रहे, B1 इज इक्वल्स टू B2 रहे, तब हम क्या कहेंगे, देन हम लोग कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के इक्वल रहेगा। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए और उनका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ लिखा हुआ एक एग्जांपल, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस ib एंड c प्लस id आर इक्वल, तो a की वैल्यू जो है यानी जो रियल पार्ट है उस पहले वाले रियल पार्ट a की वैल्यू c के बराबर होगी और दूसरे वाले में ib की वैल्यू id के बराबर होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ध्यान से समझेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस IB में हमें क्या करना होता है, इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ता है, यानी मॉड z। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, जस्ट हमें रूट के अंडर में लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a जो नंबर है और b जो नंबर है जस्ट उसी को हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4i और हमें बोला जा रहा है कि फाइंड मॉड z। तो बहुत ही सिंपल है, मॉड z हम कैसे निकालेंगे, मॉड z निकालने के लिए हमें सिंपली करना है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, जहां पे a क्या है रियल पार्ट और b क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 और 16 यानी रूट अंडर 25 जिसकी वैल्यू होती है 5, ठीक है। तो इस तरीके से मॉड z को हमें निकालना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, हाँ मैंने बचपन में पढ़ रखा होगा। जैसे मान के चलिए कि ये है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 3, ठीक है। इस वाले फंक्शन में अगर नेगेटिव है तो बाहर में पॉजिटिव आएगा और अंदर में अगर पॉजिटिव है तो भी बाहर में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट टर्म है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट आप लोगों को याद होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा था रैशनलाइजेशन, उसमें हमने कंजुगेट को यूज किया था, ठीक है।
एक एग्जाम्पल मैं देता हूं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इमेजिन करिए कि हमारे पास एक नंबर है √2 बाय 3 प्लस √2। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे, ये जो 3 प्लस √2 है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि ये जो बीच में पॉजिटिव साइन है ना, इस पॉजिटिव साइन के अपोजिट वाले साइन को लगा करके मल्टीप्लाई करते थे, यानी करते थे √2 अपॉन 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2 बाई 3 माइनस √2, फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके हम आगे इसको सॉल्व करते थे। तो यहां पर हमें समझना क्या है कि जब 3 प्लस √2 था तो हम मल्टीप्लाई करते थे 3 माइनस √2 से, है ना। इन्हीं दोनों को आपस में एक दूसरे का कंजुगेट कहा जाता है, यानी अगर कोई नंबर a प्लस आई बी है, अगर कोई नंबर है a प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी, यानी ये जो बीच में साइन है जस्ट इस साइन को हमें चेंज कर देना है, ठीक है। और इसे हम कैसे लिखते हैं, कंजुगेट को लिखने का तरीका होता है, अगर हमें a प्लस आई बी का कंजुगेट कहना है तो इसे हम a माइनस आई बी लिख सकते हैं, या फिर जस्ट इसके पूरे के ऊपर में बार भी दे सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि इफ z इज इक्वल्स टू -3 माइनस आई, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू -3 माइनस आई, हमें 4 चीजों को कैलकुलेट करना है। फाइंड रियल z, इमेजिनरी z, देन कंजुगेट ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, ये -3 है ना, ये देखिए रियल पार्ट रहा। फिर हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, -i, है ना, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। फिर हमें क्या निकालना है, कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है -3, ये जो बीच में साइन नेगेटिव का है इसे हमें प्लस कर देना है, जस्ट हो गया आंसर। और फिर हमें कैलकुलेट करना है मॉड ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, √(-3) का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, √(-3) का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि √(9 + 1) यानी कि √(10) हो गया मॉड z, ठीक है। इस तरीके से इन सभी चीजों को हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हमें देखना है अरिथमेटिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितनी भी बाकी सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हैं उसे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।